वेलकम टू मनीषिया आजकल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही अहम एडिटोरियल की, जहां पर हमें देखना है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो रिजर्वेशन देने की बात सरकार ने की थी वो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और अब बहुत सारे इश्यूज यहां पर निकल कर आ रहे हैं और उनको हमें समझना है इस एडिटोरियल में। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ओरिजिनली जो रिजर्वेशन रखा था उसका इंटेंट क्या था, उसका पर्पस क्या था। तो उसमें इंटेंट ये था कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, मतलब जो पिछड़े लोग हैं, जिन्हें समाज में, जिसे सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, जिन्हें समाज में वो दर्जा नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था, उन्हें एजुकेशन के मौके नहीं मिले, सोसाइटी में वो रिस्पेक्ट नहीं मिला, तो उन्हें रिजर्वेशन दिया जाएगा। यहां पर इकोनॉमिक ग्राउंड को क्राइटेरिया नहीं माना गया था, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों को यह रिजर्वेशन देने की बात की गई थी। लेकिन जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ा वैसे वैसे कास्ट बेस रिजर्वेशन बढ़ने लगा और एक के बाद एक अलग अलग ग्रुप्स, ट्राइबल ग्रुप्स या फिर कास्ट इस रिजर्वेशन के दायरे में आते गए, जैसे कि एससी, एसटी और ओबीसी। तो शुरुआत में एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन हुआ करता था, लेकिन बाद में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद यह रिजर्वेशन ओबीसी कम्युनिटी को भी दिया गया। अब यहां पे जो रिजर्वेशन होता है दोस्तों, रिजर्वेशन है दो तरीके का। एक होता है वर्टिकल रिजर्वेशन। वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है? वर्टिकल रिजर्वेशन का मतलब होता है कि यह रिजर्वेशन मिलता है कास्ट के बेसिस पर, यह रिजर्वेशन मिलता है बर्थ के बेसिस पर। फॉर एग्जांपल एससी, एसटी, ओबीसी। तो यहां पर कास्ट बेसिस रिजर्वेशन जो होता है वो है आपका वर्टिकल रिजर्वेशन, जबकि एक होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर एग्जांपल पर्सन विद डिसेबिलिटीज या विमेन को मिलने वाला रिजर्वेशन। अब देखिए, एक औरत जिसे रिजर्वेशन मिल रहा है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, वो तो एससी भी हो सकती है, जनरल कैटेगरी भी हो सकती है, ओबीसी भी हो सकती है। दूसरी तरफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी वो भी किसी भी कैटेगरी का हो सकता है। तो यहां पर एक होता है वर्टिकल रिजर्वेशन और एक होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अब यहां पर मोदी सरकार ने 2019 में एक बिल पेश किया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेश किया, 103वां अमेंडमेंट, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और उसके मुताबिक, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के मुताबिक कहा गया कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। और ये जो 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, इसमें इंक्लूड नहीं किया गया उस कैटेगरी के लोगों को जो ऑलरेडी वर्टिकल रिजर्वेशन यहां पर ले रहे हैं, मतलब एससी, एसटी, ओबीसी को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब जब ऐसा हुआ तो पेटिशन लगनी शुरू हुई कोर्ट में, और कोर्ट में जो पेटिशन लगी उनमें यही कहा गया कि राइट टू इक्वालिटी के तहत, आर्टिकल 14 से 18 की बात की गई, राइट टू इक्वालिटी के तहत हमें ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में शामिल क्यों नहीं किया गया है। तो यहां पर अभी कोर्ट ने इसको लेकर जो एक जजमेंट है उसे रिजर्व रखा है और बहुत जल्दी इस पर फैसला आएगा। देखते हैं क्या फैसला आता है। लेकिन अब सवाल क्या उठता है? सवाल उठता है यहां पर एक बहुत ही फेमस केस है, इंदिरा साने केस। दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर एक केस का जिक्र किया गया है, इंदिरा साने केस 1992। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि जो रिजर्वेशन है वो उसकी कैप जो है 50% है, 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं जा सकता। साथ ही साथ यहां पर कहा गया था कि अगर यहां पर मेरिट की बात की गई, जो मेरिट है एग्जामिनेशन में, इसमें कहा गया कि अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का पर्सन, कोई स्टूडेंट रिजर्व कैटेगरी का जो है, यानी वर्टिकल रिजर्वेशन जिसने लिया हुआ है, जिसको वर्टिकल रिजर्वेशन मिला हुआ है, अगर उसकी मेरिट ओपन कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी से ज्यादा आ जाती है तो उसे ओपन कैटेगरी की मेरिट के तहत चुना जाएगा और अपनी रिजर्व सीट के तहत उसे नहीं चुना जाएगा। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा यहां पर। मान लीजिए जो कट ऑफ है वो कट ऑफ है 100 मार्क्स, ठीक है, 100 मार्क्स की कट ऑफ है, लेकिन एक वर्टिकल रिजर्वेशन मिलने वाला एक स्टूडेंट मार्क्स ले आता है 110। तो ऐसे में उसको जो मेरिट है वो ओपन कैटेगरी के हिसाब से मिलेगी, क्योंकि उसने ओपन कैटेगरी के लिए जो मेरिट है उसको सिक्योर कर लिया, इनफैक्ट उससे ज्यादा लेकर आया है। तो यहां पर उसको जो सीट मिलेगी, उसको सीट मिलेगी ओपन कैटेगरी वाली मेरिट के बेसिस पर, और जो रिजर्व सीट है वो बाद में भरी जाएंगी बाकी के कैंडिडेट्स के द्वारा। अब सवाल यहां पर यह उठता है, जहां तक बात है वर्टिकल कैटेगरी की या वर्टिकल रिजर्वेशन की, तो वर्टिकल रिजर्वेशन में एक इंसान को एक ही रिजर्वेशन मिलेगा
जिस कैटेगरी से वो बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल अ पर्सन इज बिलोंगिंग टू ओबीसी कैटेगरी, तो जाहिर सी बात है वो ओबीसी का रिजर्वेशन लेगा, वो एससी या एसटी का रिजर्वेशन नहीं ले सकता। एक ही पर्सन सेम टाइम पर एससी या एसटी नहीं हो सकता, सेम टाइम पर ओबीसी या एससी नहीं हो सकता। तो यहां पर दिक्कत कहां आती है, ये ईडब्ल्यूएस वाला जो ये अमेंडमेंट है इसे चैलेंज किया गया है। ईडब्ल्यूएस वाले अमेंडमेंट के तहत रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन वाले लोग यहां पर ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन भी चाहते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं दो रास्ते। अब दो रास्ते कैसे हैं, या तो वो क्या करे, या तो जब सीट भरी जाएंगी, जब सीटें फिल होंगी, वैकेंसीज फिल होंगी, तो या तो वो क्या करे, सबसे पहले जो ओपन कैटेगरी है वो सीट्स फिल करे, और ओपन कैटेगरी के बाद वो आ जाए ईडब्ल्यूएस सीट्स को भरने के लिए, और उसके बाद वर्टिकल रिजर्वेशन की सीटें भरी जाए। या तो ये तरीका अपना सकते हैं, या फिर क्या तरीका हो सकता है, पहले ओपन कैटेगरी की सीटें भरी जाए, उसके बाद वर्टिकल रिजर्वेशन की सीटें भरी जाए, और लास्ट में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो सीट है उनको फिल किया जाए। तो ये दो चॉइसेस यहां पर हैं जो इस एडिटोरियल में राइटर्स का कहना है कि ये दो चॉइस हो सकती हैं सरकार के पास। अब सुप्रीम कोर्ट देखते हैं कैसा रूलिंग देता है, बट सरकार के पास ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। अब ये दो ऑप्शन में क्या होगा, देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज अगर हम पहले ऑप्शन की बात करते हैं तो पहले ऑप्शन में जो सीटें ओपन कैटेगरी की भर जाएंगी, उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी सीटें भरी जाएंगी। तो आप जानते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 8 लाख जो इनकम है उसका एक क्राइटेरिया रखा गया है, और मैक्सिमम ईडब्ल्यूएस की सीटें, अगर हम इस सीक्वेंस से चलेंगे तो मैक्सिमम ईडब्ल्यूएस की सीटें जो हैं वो ओपन कैटेगरी के लोगों को ही मिलेंगी, और यहां पर वर्टिकल रिजर्वेशन वाले लोगों को इन सीटों का लाभ नहीं हो पाएगा। तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी है कि अगर पहले ओपन कैटेगरी की सीटें भरी जाए और साथ ही साथ वर्टिकल रिजर्वेशन वाली सीटें भी भर दी जाएं, तो अब ओपन कैटेगरी और वर्टिकल रिजर्वेशन दोनों ही कैटेगरीज के लिए इस ईडब्ल्यूएस में जॉब लेना या इस ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी को फिल करना आसान रहेगा। और इसमें एक और आसानी देखने को मिलेगी कि ज्यादातर जो वर्टिकल रिजर्वेशन वाले लोग हैं वो ऑलरेडी उनकी सीटें फिल हो जाएंगी अपने एग्जिस्टिंग वर्टिकल रिजर्वेशन के कोटा के तहत। तो इससे क्या होगा, ईडब्ल्यूएस की सीटें इन लोगों को भी मिल पाएंगी और इन लोगों को भी मिल पाएंगी। तो राइटर ने जो सुझाव दिया है वो कहा है कि सरकार को अगर ये दोनों तरह के रिजर्वेशन में ओवरलैप करने का अगर सरकार ने मन बनाया, या सरकार को ये मानना पड़ा कि दोनों ही रिजर्वेशन दिए जाएंगे, ओवरलैप होंगे, तो सरकार को दूसरे वाले ऑप्शन के साथ जाना सरकार के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इस पूरे एडिटोरियल का यही निचोड़ है कि ओवरलैपिंग ऑफ रिजर्वेशन, जहां पर वर्टिकल कैटेगरी का रिजर्वेशन आपने पहले ही लिया हुआ है, अब आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रिजर्वेशन भी चाहिए, तो यहां पर रिजर्वेशन ओवरलैप करेंगे, तो उसको लेकर सरकार का क्या कदम होगा ये देखना होगा। तो यहां पर यही बात की गई है। अगर आप इस पूरे एडिटोरियल को देखें तो यहां पर शुरुआती पैराग्राफ में यही बात कही गई है कि शुरू में रिजर्वेशन जो था वो मार्जिनलाइज लोगों के लिए था, लेकिन धीरे धीरे ये रिजर्वेशन का एम्बिट बढ़ता गया, तो इसको लेकर बहुत सारी डिबेट्स हुई, बहुत सारे मामले कोर्ट में गए, और फाइनली यहां पर रिजर्वेशन की बात की गई है कि वर्टिकल रिजर्वेशन होता है और एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। वर्टिकल रिजर्वेशन एससी, एसटी और ओबीसी के लिए होता है, जबकि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फिजिकल डिसेबिलिटी के लोग या विमेन या डोमिसाइल के बेसिस पर होता है। साथ ही साथ यहां पर ये 10% कोटा की बात की गई है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के तहत, और इसमें जब बात की गई है तो आर्टिकल 14 और 18 के तहत वर्टिकल रिजर्वेशन के जो लोग हैं उनका कहना है कि हमें इस दायरे में क्यों नहीं रखा गया। तो यहां पर इंदिरा साहनी वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पूरा जो पैरा है ये वही बात कर रहा है जो मैंने आपको इस एग्जाम्पल के जरिए समझाई है। साथ ही साथ क्या तरीका हो सकता है कि लास्ट में रखें ईडब्ल्यूएस को या पहले रखें उससे, तो ये दो मेथड हो सकते हैं जिनको लेकर सरकार को आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों, हमारा जो अगला एडिटोरियल है यहां पर बात की गई है एक बहुत ही अलार्मिंग विषय है, एक बहुत ही अलार्मिंग सब्जेक्ट है, वो है भारत में बढ़ता हुआ अनएम्प्लॉयमेंट। दोस्तों, यहां पर जो राइटर है, राइटर का कहना है कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो तेजी से बढ़ रहा है, भारत में यूथ खास तौर पर जो है अनएम्प्लॉयड है, और उसको लेकर सरकार को क्या करना चाहिए यहां पर राइटर ने सलाह दी है। तो सबसे पहली चीज राइटर का कहना है कि कोविड-19 का जो पेंडेमिक आया, कोविड-19 के पेंडेमिक के बाद कई देश जो हैं इंक्लूडिंग इंडिया इस प्रॉब्लम से उभरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ देशों की स्पीड तेज है तो कुछ देशों की स्पीड काफी कम है, और भारत उनमें से एक है।
यहां पर राइटर का कहना है कि भारत में एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि लगातार जो इंडियन रुपी है, इंडियन करेंसी है, वो डॉलर के मुकाबले लगातार उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। साथ ही साथ भारत में इन्फ्लेशन इज 7.41%, जो कि बहुत ही हाई है। लेकिन राइटर का कहना है कि ये कोई बहुत चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ज्यादातर देशों में इस वक्त पोस्ट पैंडेमिक इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जिसमें इन्फ्लेशन भी बढ़ा हुआ है और ज्यादातर देशों की जो करेंसी है वो नीचे आ रही है डॉलर के मुकाबले। तो ये कोई बहुत बड़ी चिंता की बात राइटर इसको नहीं कहते हैं। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी समस्या जो भारत में देखने को मिल रही है वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो कि 7.8% है। और यहां पर इन्होंने कई देशों के साथ भारत के अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कंपेयर किया है, तो देखा है कि 15 से 24 साल वाले जो यूथ हैं वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 28.3% है। और इसी को अगर कंपेयर करें हम वेस्ट एशियन नेशन के साथ, तो ईरान में ये 27% है, इजिप्ट में 24.3% है, सीरिया में 26.2% है। अगर आप देखें बांग्लादेश 14.7% है। तो इस सेक्टर में भारत जो है वो अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और यहां पर एक बात कही जा रही है लगातार कि भारत जो है ग्रो कर रहा है, भारत का जीडीपी बढ़ रहा है, ग्रोथ बढ़ रहा है, लेकिन यहां पर एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब एक ही निकल के आता है कि कोई बड़े जो सेक्टर्स हैं भारत के, कॉर्पोरेट सेक्टर जो हैं, वो ग्रोथ का हिस्सा ले जा रहे हैं, वो ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ये रिसोर्सेज, ये एम्प्लॉयमेंट जो है वो आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो यहां पर एक खास बात देखने वाली है कि जब भारत ने अपना इकोनॉमिक मॉडल चेंज किया था आजादी के बाद, भारत का इकोनॉमिक मॉडल क्या था, भारत ने किस तरह की इकोनॉमी को अपनाया था, सोशलिस्टिक इकोनॉमी को। सोशलिज्म में क्या होता है कि ज्यादातर जो मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके हाथ में होते हैं, सरकार के हाथ में होते हैं। लेकिन 1990s में जब एलपीजी हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, तो यहां पर भारत ने प्राइवेट प्लेयर्स को आने दिया, ग्लोबलाइजेशन हुआ, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को भारत ने बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव ना बनाकर इसको लिबरल बनाया। और इसकी वजह से फायदा क्या हुआ, इसकी वजह से फायदा हुआ कि 2005 से 2008 में लगातार हमारी जो ग्रोथ थी वो बढ़ती गई। और हम यूं कहें कि जब ईयर 2000 शुरू हुआ उसके बाद लगातार हमारी ग्रोथ बढ़ती गई। लेकिन यहां पर कोविड-19 की को बार बार ब्लेम करना सही नहीं है, क्योंकि भारत में स्लो डाउन पहले ही आ चुका था। जब 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो उसके बाद स्लो डाउन ऑलरेडी आ चुका था। और पोस्ट पैंडेमिक इफेक्ट इसलिए बहुत ज्यादा ड्रेडफुल हो गया क्योंकि 2016 से ही प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी। तो यहां एक जो बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो है इन्वेस्टमेंट, इंडियाज इन्वेस्टमेंट रेट। तो यहां पर जो भारत सरकार को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उस हिसाब से भारत सरकार इन्वेस्ट नहीं कर रही है। यहां पर राइटर का कहना है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार जो टेक्स्ट बुक इकोनॉमिक है उसको, टेक्स्ट बुक इकोनॉमी को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रही है। अब देखिए टेक्स्ट बुक इकोनॉमिक्स मॉडल क्या कहता है, ये मॉडल कहता है कि जो नेशनल इनकम का कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। फ्रैक्शन ऑफ द नेशनल इनकम मस्ट बी स्पेंट ऑन इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आप सड़कें बनाएं, फैक्ट्रीज लगाएं, ह्यूमन कैपिटल के लिए खर्च करें, ब्रिजेस बनाएं। लेकिन ये किताबी बात है जहां पर आप एक फ्रैक्शन ऑफ नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं। भारत की स्थिति अभी ऐसी नहीं है। यहां पर राइटर का कहना है कि भारत सरकार को इस चीज से बाहर निकलना होगा और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लानी होंगी। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही डेवलपमेंट होगा, उतनी ही ग्रोथ होगी, उतना ही रोजगार यहां पर जनरेट होगा। और ये बहुत ही अलार्मिंग है कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है यूथ में। तो उसको अगर कम करना है तो भारत सरकार को अपनी पॉलिसी में बदलाव लाना होगा, और वो बदलाव होगा कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा सके। और इसके लिए यहां पर काफी कुछ डेटा दिया हुआ है राइटर ने। तो हमें यह समझना है कि सरकार को इन्वेस्टमेंट मॉडल अपना चेंज करना होगा, मतलब इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ दिखानी होगी, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि आईएएस, पीसीएस, यूजीसी नेट, एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne, तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि
चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panesia Tutor for your successful and bright future.